इसराइल ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर कोई सैन्य हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह संकेत नहीं देते कि तेहरान के साथ अमेरिका की बातचीत पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। यह आश्वासन ऐसे समय पर आया है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और वॉशिंगटन को चिंता है कि इसराइल की सैन्य तैयारी कहीं परमाणु वार्ता को पटरी से न उतार दे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया कि उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वे ईरान पर हमला करने से पहले कूटनीतिक और प्रयासों को एक और मौका दें। ट्रंप ने कहा था, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है, हम दोनों सहमत हैं कि तेहरान की मंशा को समझने और बातचीत के नतीजों का इंतजार करना जरूरी है, इससे पहले कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। हालांकि नेतन्याहू की सरकार पर घरेलू दबाव है कि वह ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, लेकिन इस समय इसराइल ने वॉशिंगटन के साथ तालमेल रखते हुए संयम बरतने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका के साथ अपनी सैन्य तैयारी की समय सीमा साझा की है, लेकिन भरोसा यह भी दिलाया है कि कोई भी बड़ा कदम अमेरिका की सहमति के बिना नहीं उठाया जाएगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को रोके बिना सीमित वार्ता फिर से शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन एक नया, अधिक सख्त परमाणु समझौता ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मिसाइल नियंत्रण और कड़े निरीक्षण शामिल होंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएली अधिकारी इस प्रक्रिया को लेकर संदेह में हैं और मानते हैं कि तेहरान सिर्फ समय खरीद रहा है। यदि बातचीत असफल होती है तो इस्राएल अमेरिका से सैन्य समर्थन की मांग कर सकता है। यदि ईरान संवर्धन रोकने और निरीक्षण की शर्तें मान लेता है तो नेतन्याहू की सरकार को घरेलू कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस्राएल ईरान पर हमला करता है तो यह पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया, यमन की हूती विद्रोही और संभवतः ईरान खुद। लिहाजा अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में रह रहकर धधकने वाली, पनपने वाली ये आग आखिर कब शांत होती है और कहीं ये शांत होने की बजाय और रौद्र रूप ना ले ले, क्योंकि इस्राएल में जिस हिसाब से कट्टरपंथी नेतन्याहू सरकार से मांग करते आए हैं, नेतन्याहू को कहीं न कहीं उसी हिसाब से फैसले लेने पड़े हैं और दबाव अमेरिका का। अगर अमेरिका आगे चाहेगा कि ईरान पर हमला जरूरी है तो नेतन्याहू प्रशासन को यह फैसला लेना होगा कि वो ईरान पर आक्रमण करें। और संभवतः जानकार मानते हैं कि खुद नेतन्याहू चाहते हैं कि इस्राएल युद्ध में ही लगा रहे ताकि उन पर अंदरूनी कोई खतरा ना पनपे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस्राएल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इस्राएल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इस्राएल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।
कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखा गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इसराइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है। – 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इसराइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, उसे दागा था। हालांकि इसराइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान। मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है, जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया, जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी हैं कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इसराइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से चलती हैं, जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा
पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा।